हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन डिफेंस की एक्टिव सर्विस से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय उससे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि वो कम्यूटेशन लेना चाहते हैं या नहीं। तो आप सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन हम सबके लिए डिस्कशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि क्या ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा, हमें कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बहुत बड़ी डिस्कशन हमेशा चलती रहती है। इवन लोग रिटायर होने के बाद भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही था, ऑप्शन अवेल करने के बाद भी। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके इस डिसीजन को लेने या ना लेने में और क्लैरिटी ला सकूं। तो फ्रेंड्स, कम्यूटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें जब हम लोग रिटायर होते हैं तो हम लोगों को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और उस लमसम अमाउंट के बदले हमें मंथली पेंशन में से एक फिक्स अमाउंट रीपे करना होता है। तो ये हमारा फिक्स अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है भी हमने कम्यूटेशन कितनी परसेंटेज ली हुई है। अगर हमने हाईएस्ट परसेंटेज 50% ली है तो ऑब्वियसली हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर हम लोगों ने 40% या 30% ली हुई है। तो मेरा आज का जो क्लैरिटी लाने का जो मेन एरिया है वो ये है भी हमें कम्यूटेशन की ज़रूरत है या नहीं है, पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बंदे को पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट के बाद, इमीडिएट का मतलब मेरा ये है कि अगर उसके अपने रिसोर्सेज जो उसके पास और पैसे हैं उन रिसोर्सेज से उस बंदे की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही तो उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लोन जो हमें बाहर जाके सिविल बैंक से लेना है तो उस लोन के रिप्लेसमेंट के रूप में हम लोग कम्यूटेशन ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी क्लैरिटी ये भी होनी चाहिए कि जो बैलेंस पेंशन हमारी बनेगी उस पेंशन से जो भी हमारे मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर हैं वो स्मूथली चल पाएंगे, या फिर उसके अलावा अगर आप सोर्स ऑफ इनकम कोई और जनरेट करने वाले हैं रिटायर होने के बाद, उसको मिला के आपकी फैमिली लाइफ में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं आने वाला। अगर आप इस बात के लिए श्योर हैं तो आप कम्यूटेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा कारण मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको इस बात की पूरी क्लैरिटी है कि जो पैसे आप कम्यूटेशन की फॉर्म में लेके जा रहे हैं उस पैसे को आप इतने अच्छे से इन्वेस्ट करने वाले हो ताकि उसके द्वारा जनरेट किए हुए रिटर्न आपके कंट्रीब्यूशन से कहीं ज़्यादा हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकेगी। तो इन सब क्लैरिटी को माइंड में रख के ही आप अपने इस ऑप्शन को अवेल करने या ना करने का डिसीजन लें। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के यदि कोई ये डिसाइड करता है कि वो इस ऑप्शन को अवेल करेगा और इस पैसे को वो इन्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा, तो अब क्वेश्चन उठता है कि वो इस पैसे को इन्वेस्ट करे कहाँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग इस पैसे को या तो वेस्ट करते हैं या ऐसी जगह मिस इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि उनकी रिटायर्ड लाइफ में इस पैसे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हम लोगों को पैसे फंसाने और पैसे सड़ाने के ऐसे ऐसे तरीके पता हैं जिससे कि कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा दुश्मन हमारे पैसे को कोई हो ही नहीं सकता। इस पैसे को हम लोग मिस यूज़ या मिस इन्वेस्ट तो कुछ महीनों में ही कर देते हैं, लेकिन इसका दर्द हम लोग हर महीने आगे आने वाले 15 साल तक झेलते हैं, क्योंकि पेंशन का एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें हर महीने रीपे करना होता है। फ्रेंड्स, वीडियो के अगले पार्ट में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस पैसे को हम अच्छे से मैनेज करके और सही तरीके से इन्वेस्ट करके हम इस पैसे से कमाए गए रिटर्न से अपनी रिटायर्ड लाइफ के स्तर को बहुत ही ऊंचा उठा सकते हैं। तो आइए इस प्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ऑप्शन वन, जिसमें कि हम कम्यूटेशन ले रहे हैं, रिटायर होते समय हम कम्यूटेशन के साथ रिटायर हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमारी लास्ट पेमेंट देखी जाती है। लास्ट पेमेंट हमारी रिटायरमेंट से पहले क्या थी। तो इस एग्जांपल में मैंने इंक्लूडिंग एमएसपी पेमेंट ली हुई है जिसमें 55,700 पेमेंट है। लेकिन जब पेंशन डिसाइड होगी तो इसकी 50% हो जाएगी। तो 50% 55,700 का आ जाएगा ₹27,850। तो
इसका 50% हम लोग अगर कम्यूट करवाते हैं, ये ऑप्शनल होता है, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट 50% होता है। तो 50% कम्यूट करवाने पे हमारा ₹13,925 कम्यूट हो जाएगा, और बैलेंस जो 13,925 है वो हमारी मंथली बेसिक पेंशन फिक्स हो जाएगी। अब हमें जो डीए मिलेगा वो अभी प्रेजेंट रेट 46% है, वो हमें हमारी टोटल पेंशन पे मिलेगा। जो हमारी टोटल बेसिक पेंशन थी 27,850, उस पे 46% के रेट से डीए मिलेगा, तो वो 12,811 हो जाएगा। और अब हम अपनी मंथली पेंशन और उसके ऊपर जो डीए है, अगर उसको मिला दें कम्यूट होने के बाद वाली पेंशन, तो हमारी पेंशन अमाउंट बनेगा 26,736। और इस सब के बदले हमें जो कम्यूटेड अमाउंट पे किया जाएगा वो होगा 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख रुपीज़ हमें लमसम फॉर्म में रिटायरमेंट के समय मिलेंगे, और उसके बदले में हमें मंथली 13,925 रुपीज़ की पेंशन कम्यूट करवानी पड़ेगी। मतलब इतनी पेंशन हमें कम मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए इस कम्यूटेशन के डाटा को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। टोटल लमसम अमाउंट हमें जो मिलेगा अपनी 50% कम्यूटेशन लेने पे, वो रहेगा इस केस में 15 लाख रुपीज़, और टोटल पीरियड रहेगा हमारा रीपेमेंट का 15 ईयर्स। इस टोटल 15 ईयर्स में हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे वो रहेगी 13,925 रुपीज़, और टोटल अमाउंट जो हम इस 15 ईयर में पे करेंगे इस इंस्टॉलमेंट को देते हुए, और टोटल अमाउंट होगा 25.0 लाख। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, 25.06 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि इन 15 सालों में हम लोग 10.06 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे गवर्नमेंट को अपनी कम्यूटेशन के रिटर्न में। रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग नॉर्मली अपनी होम लोन की ईएमआई डिसाइड करते समय कैलकुलेट करते हैं, अगर इस केस में कैलकुलेट किया जाए तो हमें 7.52% के ब्याज दर पे ये 15 लाख रुपीज़ मिलेंगे, जो कि हम कम्यूटेशन फॉर्म में लमसम में लेते हैं। हम कम्यूटेशन पर रीपे किए गए ब्याज को अगर और डीप में कैलकुलेट करें तो एक साल में हम 67,100 रुपीज़ और एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 5,600 रुपीज़ ब्याज के रूप में पे करते हैं। इसके अलावा कम्यूटेशन का एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जो इस ऑप्शन को लेने में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देता है, वो है इसका सिक्योरिटी कवर। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो एज ऑन डेट जितना भी आउटस्टैंडिंग कम्यूटेड अमाउंट होता है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। इनिशियली ये टोटल अमाउंट पे होता है, लेकिन बाद में ये हर महीने 13,925 रुपये की दर से कम होता रहता है। ये एक बहुत ही बढ़िया एडिशनल फैसिलिटी है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस एज के इस स्टेज पे हमें अगर ओपन मार्केट से ख़रीदनी हो तो बहुत ही कॉस्टली मिलती है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लमसम में मिले हुए इस 15 लाख रुपए को अगर बहुत ही सही तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कैसे एक टारगेट अमाउंट को हासिल किया जा सकता है। इस केस में हमने टारगेट अमाउंट 1 करोड़ रुपये रखे हैं। तो इस स्लाइड्स के सारे कॉलम को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कॉलम में मैंने दिखाया हुआ है टाइम फ्रेम, कितने समय तक हमें इन्वेस्टेड रहना है और उस पीरियड में इन्वेस्टेड रहने पे कितनी ग्रोथ वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद अगर वो ग्रोथ वैल्यू हमें किसी टाइम फ्रेम में नहीं मिल रही तो हमें कितने रुपए की एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी, और एसआईपी की इन्वेस्टमेंट का टोटल क्या होगा, लास्ट में उस एसआईपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी उतने टाइम फ्रेम में। उसके आगे का कॉलम में मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट बताई हुई है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस टारगेट अमाउंट को हासिल करने के लिए, और लास्ट कॉलम में है हमें इतने इन्वेस्टमेंट पे कितनी वैल्यू मिलने वाली है टोटल। तो आइए इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लोग इस 15 लाख रुपए को 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रखेंगे। इन 15 सालों में 15% के एनुअल ग्रोथ रेट से हमारे 15 लाख की वैल्यू बढ़कर 1.22 करोड़ हो जाएगी। इसलिए हमारी कोई भी एसआईपी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी इस केस में। अभी हम टोटल इन्वेस्टमेंट के कॉलम पे जाते हैं जो कि सेकंड लास्ट कॉलम है। इसमें हम देखेंगे भी हमारी 15 लाख पूरी इन्वेस्टमेंट थी, और इस 15 लाख को लमसम में लेने के लिए हम लोगों ने जो कम्यूटेशन
अमाउंट एक्स्ट्रा पे किया है 15 साल तक, वो है 10,06,000 रुपया। हम उसको भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में डालेंगे, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी 25,06,000 रुपया। और इस पे हमें जो ग्रोथ वैल्यू मिली वो मिली 1.22 करोड़ रुपीज़। सेकंड केस में हम देखेंगे यही 15 लाख रुपए अगर हम 14 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो हमें 1.06 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, और हमें किसी भी तरह की कोई एसआईपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टोटल कॉस्ट में हम जाके देखते हैं 15 लाख रुपया हमारा इन्वेस्टेड रहा, और हमें इस 15 लाख को 14 साल तक इन्वेस्टेड रखने में जो कम्यूटेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा वो था 9,39,000। हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 13 ईयर है, और हमारी 13 ईयर में जो 15 लाख रुपीज़ ग्रोथ करेंगे वो 92.29 लाख करेंगे। अब हमें अपने 1 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए इस केस में 1,700 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो हमारा एसआईपी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 13 ईयर में 2.65 लाख, और 13 साल में ये एसआईपी का अमाउंट ग्रोथ के साथ 8.08 लाख हो जाएगा। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 15 लाख हमारा लमसम अमाउंट प्लस 2.65 लाख हमारा एसआईपी कॉस्ट, और 8.72 लाख जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है इस लमसम अमाउंट लेने के लिए एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन से। तो टोटल हमारी कॉस्ट 26.37 लाख हो जाएगी, और लमसम और एसआईपी ग्रोथ को मिला के हमारा टारगेट अमाउंट 1 करोड़ अचीव हो जाएगा। इस टारगेट अमाउंट को 12 ईयर में हासिल करना चाहते हैं तो हमें लमसम अमाउंट पर 80.25 लाख की ग्रोथ मिलेगी, और हमें 5,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। हमारी एसआईपी की कॉस्ट हो जाएगी 7.20 लाख, और हमारी एसआईपी की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी इन 12 साल में 19.93 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी 15 लाख लमसम, 7.20 एसआईपी कॉस्ट, और 8.05 लाख जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है इस 15 लाख को लेने के लिए 12 साल तक। हमारी टोटल कॉस्ट 30.25 लाख हो जाएगी। एसआईपी और लमसम की इन्वेस्टमेंट को मिला के हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना टारगेट अमाउंट 11 साल और 10 साल की इन्वेस्टमेंट पे भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में हमारा एसआईपी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से इतना एसआईपी कंट्रीब्यूशन हम तभी पे कर सकते हैं या तो हम सेकंड जॉब करें या फिर इनकम का कोई नया सोर्स डेवलप करें। आइए अब दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि हम इस कम्यूटेशन अमाउंट को रीपे करने में एक साल में 67,100 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करते हैं, और एक महीने में 5,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट रीपे करते हैं। इस प्लान में हम अपने रीपे किए गए इंटरेस्ट को अगले ही महीने से वापस लेना शुरू कर देते हैं। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट से हम हर महीने 5,600 रुपीज़ का विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इस प्लान का नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस विड्रॉल के अलावा भी हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए 15 लाख की वैल्यू हर साल बढ़ती जाएगी, और अगर हम 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारे 15 लाख की ग्रोथ वैल्यू 67.25 लाख हो जाएगी, और हम 10.08 लाख रुपीज़ ऑलरेडी विड्रॉ भी कर चुके होंगे। टोटल मिला के हमारे 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ वैल्यू 77.33 लाख हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा आखिरी प्लान है 3+12 ईयर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस प्लान में हम अपने 15 लाख रुपए को इनिशियली 3 साल तक इन्वेस्टेड रहने देंगे, और चौथे साल ऑनवर्ड हम उसमें हर महीने 12,000 रुपया विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। साल में हम 1,44,000 विड्रॉ करेंगे। इस विड्रॉल के अलावा भी हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे की ग्रोथ बढ़ती रहेगी। इस ग्रोथ को आप इस टेबल के लास्ट कॉलम में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लान से हम अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लंबे समय तक इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। 12 साल के एंड में ये ग्रोथ बढ़कर 62.00 लाख हो जाएगी, और हम ऑलरेडी 17.28 लाख रुपीज़ विड्रॉ भी कर चुके होंगे। इन दोनों ग्रोथ को मिला के हमारी 15 लाख की ग्रोथ वैल्यू 79.28 लाख रुपीज़ हो जाएगी। इस सारे इन्वेस्टमेंट पीरियड में हम किसी भी समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना भी अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम्यूटेशन को लेके आप लोगों की क्लैरिटी बढ़ी होगी
और ये भी जानकारी बड़ी होगी कि कैसे इस पैसे को अच्छे से मैनेज करके हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, जिससे कि हमारी रिटायर्ड लाइफ में भी ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ती रहे और हम अपनी रिटायर्ड लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनकी भी जानकारी और क्लैरिटी इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। जय हिंद दोस्तों।